हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का श्री पटेल एकेडमी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपको मैप के सहारे दिख ही रहा होगा कि सबसे पहले ऊपर में उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसको एक कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा कैटेगरी में रखा गया है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय प्रदेश, ठीक है। और चौथा जो है पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान, और साथ ही साथ जो है द्वीपीय क्षेत्र को लिया जाता है, द्वीपीय क्षेत्र को भी लिया जाता है इसी में ही। और पांचवा बात कहेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र को भी अलग भाग में रखा गया है। ठीक है, तो इनका जो है हम क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे। हमने इनमें से एक टॉपिक को कवर कर लिया है, किसको, भारत के द्वीपीय क्षेत्र को। आज हम मेनली बात करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ, कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, इनका क्षेत्रीय नाम क्या है और किस प्रकार से ये बटा हुआ है, इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका स्थिति देख लेते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसकी स्थिति कैसा है। बिल्कुल आप इसको देख लो कि ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, आप स्थिति बता लोगे इजिली। स्थिति कैसे बताओगे, विशाल मैदान के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय प्रदेश है, ठीक है। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में हमारा मरुस्थल है, और पूर्व में जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है। हम बोल सकते हैं कि उत्तर भारत का मैदान उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय और पश्चिम में मरुस्थल और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के मध्य स्थित है। और इसकी विस्तार की बात करेंगे तो ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ऐसे बोलेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है पंजाब है, हरियाणा है, इस प्रकार से यहाँ पे असम है ना, यहाँ पे पूरे यूपी बिहार वाला क्षेत्र आ जाता है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है। तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि यह मैदान जो है ऊपर है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर के इधर असम में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। ठीक है, इनका अलग क्षेत्रीय नाम है, इनको बताया जाएगा लास्ट में। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब मैं आपको भूगर्भीय संरचना पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि एक समय ऐसा था कि पृथ्वी जो आग का गोला था। ठीक है, आग का गोला था। कालांतर में क्या, उसमें सिकुड़न की स्थिति पैदा हो गई, सिकुड़ने लगा। ठीक है, सिकुड़ने लगा। और फिर सिकुड़ने के बाद फिर एक ऐसा समय आया कि उसका बाहरी भाग बन गया। बाहरी भाग बना, जो बाहरी भाग बना उसको कहते हैं पेंथलासा, और जो बीच वाला भाग हो गया उसको पेंजिया कहते हैं। फिर देखिए, हर समय जो है प्राकृतिक जो है भौगोलिक हलचल होते रहता है, आज भी हो रहा है। लेकिन आज हम एक जगह विशेष पे स्थिर रहते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है, वही कहीं भयानक रूप से आ जाए तो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्राकृतिक या भौगोलिक हलचल नहीं होता है, आज भी होता है। तो इन्हीं भौगोलिक हलचल के परिणाम स्वरूप जो है इनमें जो है कालांतर में परिवर्तन देखने को मिला। तो जब पेंजिया और पेंथलासा बना, उसके बाद कुछ समय ऐसा आया कि ये पेंजिया जो 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। ऊपर के भाग को कहते हैं अंगारा लैंड और दूसरे को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, अंगारा और गोंडवाना। और जो बीच वाला हिस्सा बचा उसको तैतीस सागर कहते हैं, अर्थात बीच में जो है पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसको तैतीस सागर कहते हैं, है ना, तैतीस सागर कहते हैं। अब देखिए, एक समय ऐसा आया जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तो इसी क्रम में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी होती है ना। आज इसको समझ लो, ये वाला इलाका हमारा जो है ऊपर का, ये वाला इलाका जो है अंगारा लैंड है और नीचे वाला इलाका गोंडवाना लैंड है। ठीक है, आप एक्चुअल में देखोगे पूरे वर्ल्ड का, तब आपको समझ में आएगा। यही प्रमुख लैंड था, और बाद में कालांतर में और 7 महाद्वीपों में बांटा गया। ठीक है, बहुत ही हलचल हुआ है ना। तो ये एक समय ऐसा था कि ये बीच में जो समझ लो यहाँ तैतीस सागर है, ऊपर में अंगारा लैंड, नीचे में गोंडवाना लैंड है। भौगोलिक हलचल की वजह से जो है गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर जो है तैतीस सागर को भरने लगा, है ना, ऊपर तैतीस सागर को भरने लगा। तैतीस सागर में क्या होते हैं, बहुत सारे अवशेष होते हैं, भूसन्नति कहते हैं, जिसको भूसन्नति कहते हैं। अर्थात जो है सागर में जो अवशेष होते हैं, ठीक है, उसको जो है भरते हुए जो है यहाँ पे आगे बढ़ा कौन, गोंडवाना लैंड आगे बढ़ा। जैसे ही जो है आगे बढ़ता गया, जो उसमें अवशेष था, सागर में जो अवशेष था, गीली मिट्टी या कचरे वगैरह जो भी आप समझ लो, उस अवशेष जो ऊपर की ओर उठने लगा। और जब ऊपर की ओर उठने लगा तो इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसको जब मैं हिमालय के टॉपिक बताऊंगा, जिसको और डिटेल से चर्चा करेंगे, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। और हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद जो है यहाँ पे प्रॉपर रूप से गोंडवाना लैंड जो है अंगारा लैंड से टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ,
अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जगह यहाँ पे जो समझ लो यहाँ पे दीवार है और कोई एक्सीडेंट हो गया, कार यहाँ पे जो है दीवार पे टकरा गया। टकराने के बाद क्या होता है कि इसका शुरू वाला भाग जो है हल्का दब जाता है और पिछला वाला भाग उठ जाता है। सेम इसी के तरह आप यहाँ पे भी समझ लो, जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया तो जो है बीच वाला भाग हल्का से दब गया और ये वाला भाग हल्का से उठ गया। तो यही कारण है कि आज प्रायद्वीपीय पठार उठा हुआ है और ये मैदानी भाग जो है दबा हुआ है। उस समय तो थोड़ा ज़्यादा ही गड्ढा था, समझ लो यहाँ पे ज़्यादा ही दबा हुआ था, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, जिस जगह पे गड्ढा होता है समझ लो, अब यहाँ पे समझ लो ये वाला बीच वाला गड्ढा है और ऊपर थोड़ा उठा हुआ भाग है। तो इन ऊपर उठा हुए भाग से जो है नदियों का जो नदी जो है नदी या पानी जल का जो बहाव है इसी गड्ढा वाले इलाके में आएगा। तो जाहिर सी बात है जब गड्ढा वाला भाग में नदी का बहाव होगा तो नदी जल जो है अपने साथ जो है विभिन्न प्रकार के अवशेषों को बहा करके लाएगी और लाने के बाद इस गड्ढे में भर देगी। सिंपली बात है ना भाई, हम इसको सामान्य जीवन में भी हम इसको जानते हैं कि जो गड्ढा वाला क्षेत्र होता है उसमें नदी या जल का पानी जो अपने साथ कचरे या अवशेषों को बहा करके लाती है और वहाँ पे जमा देती है। जमाने के बाद वो जगह जो है उठ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, समझ लो यहाँ पे गड्ढा था और ऊपर और नीचे वाला इलाका क्या है, उठा हुआ है। ऊपर और नीचे वाला भाग उठा हुआ है और इन्हीं जगहों से जो है नदियों का, इन्हीं जगहों से जल जो है बह करके इस गड्ढा वाले क्षेत्र में आया और क्षेत्र में आने के साथ नदी का जो जल है या जल की बात करेंगे तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवशेषों को बहा करके लाया और ला करके यहाँ पे भर दिया। ठीक है, आप परिणाम स्वरूप भरने के परिणाम स्वरूप यह जो है हल्का सा उठ गया। उठने के बाद जो है यह मैदान का रूप ले लिया, जिसे आज बोलते हैं भारत उत्तर भारत का विशाल निर्माण में नदियों का विशेष योगदान रहता है। और हम जानते हैं कि उत्तर की ओर जो है गंगा यमुना प्रमुख से नदियों का बहाव है और दक्षिण से हम इधर से बात करेंगे तो सोन और चंबल बनास जैसे प्रमुख नदियों का यहाँ पे बहाव होता है और यहीं का जो है मैदान का निर्माण होता है। तो हम इन मैदान का वर्गीकरण नदियों के प्रवाह के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इन्हीं मैदान का वर्गीकरण करते हैं नदियों के प्रवाह के आधार पे। तो समझ लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे पर्वत वाला इलाका है और यहाँ हमारा तल है। जब जो है जल पहाड़ से या पर्वतों से यहाँ पे थल की ओर प्रवाहित होती है, गिरती है झरना के रूप में, तब ऊपर से अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर कंकड़ के जो है कण साथ में ला करके बहा करके लाती है और यहाँ पे तल में गिरा देती है। ठीक है, ये तो पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है कि अब जब देखोगे कि एक गिलास में पानी लेना और जो है मिट्टी वाले जगह पे जो है आप गिराना उस जल को। ठीक है, गिराने के बाद आपको दिखेगा कि नीचे में केवल कंकड़ पत्थर का अवशेष दिखने लगता है और जो मिट्टी का जो अवशेष रहता है वो छट जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी हुआ। ऊपर जब प्रवाह होते हैं जो है जल यहाँ पे प्रवाहित होती है, गिरती है, गिरने के बाद यहाँ पे जो है एक मिट्टी का अवशेष नहीं रह जाता, बहुत कम मात्रा में ही रहता है, बल्कि जो यहाँ पे कंकड़ पत्थर वाला इलाका हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर का इलाका होता है, इसे ही हम भावार्क प्रदेश कहते हैं। अर्थात हम आप लोग बताना, क्या कंकड़ पत्थर वाले जगह उपजाऊ होगा? नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंकड़ पत्थर वाला इलाका क्या है, भावार्क प्रदेश है और यहाँ पे उपजाऊ तो हो ही नहीं सकता। मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एकदम उपजाऊ तो होगा ही नहीं, कम उपजाऊ है ना। उसके बाद देखिए, आप एक अवशेष होता है क्या कि जब पानी को आप डालते हो वहाँ गिलास में और डालने के बाद जो है पानी एक स्थान विशेष में जा करके इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, इकट्ठा हो गई। तो यहाँ पे भी सेम देख लो, यहाँ पे प्रवाह हुई कहाँ पे, इस क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों से पानी निकल करके यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, यहाँ पे जम गया, पानी के इकट्ठा हो गया। इसी इकट्ठे वाले पानी को बोलते हैं तराई। अर्थात जो है सूखे क्षेत्र को में जो है पानी के इकट्ठा होकर उस क्षेत्र को तराई कर देता है। इसी के फलस्वरूप इसका नाम तराई क्षेत्र पड़ जाता है। अर्थात ये वाला इलाका कैसा होगा, दलदली इलाका होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा बड़ा कण है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब पानी बह करके आएगी, इकट्ठा होगी, तो यहाँ पर छोटे छोटे कण होंगे। यहाँ बड़े बड़े कण, यहाँ पे छोटे छोटे कण। तो यहाँ पे दो विशेषता आपको याद रखना है कि तराई क्षेत्र में जो है पत्थर के छोटे छोटे कण होंगे और साथ ही साथ जो है दलदली इलाका होगा। अर्थात जो है यह क्षेत्र कैसा होगा, उपजाऊ होगा और वनस्पति वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, लेकिन इसकी बात करेंगे तो जहाँ पे पत्थर कंकड़ हो वहाँ पे उपजाऊ नहीं हो सकता है ना। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जब पानी एक जगह केंद्रित हो जाता है, उस जगह को तराई कहते हैं। अब जब केंद्रित होने के बाद वो जो जल होता है अपना रास्ता ढूंढने लगता है। ठीक है, ढाल के अकॉर्डिंग। तो समझ लो ये वाला इलाका जो इसको ढाल मिल गया। ठीक है, ढाल मिल गया, तो यहाँ से जो है पानी केंद्रित था उसको ढाल मिल गया। तो ढाल मिलने के बाद वो जल जो है इस ओर में प्रवाहित होती है।
ठीक है। तो आप जानते हो कि समझ लीजिए नदी है ना, नदी का ही ढाल है, तो इसको एक प्रकार का नदी मिल गया ढाल के अनुरूप। तो यहाँ पे जब नदी प्रवाह होती है तो साइड साइड में जो है एक मिट्टी का परत चढ़ा देती है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये मिट्टी का परत है। साइड साइड में जो है, जो नदी का जल प्रवाहित होती है, साइड साइड में एक परत चढ़ा देती है, ठीक है। परत चढ़ा देती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम खादर, इसको कहते हैं खादर, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जल जो है, ये जल का प्रवाह जो विकराल रूप ले लेता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, विकराल रूप ले लेता है, तो ये मिट्टियों को जो बहा करके दूर इलाके में पहुंचा देती है, ठीक है, दूर इलाके में पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये वाला इलाका बन जाता है बांगर, अर्थात ये खादर का ही रूप है बांगर, बोल सकते हैं खादर का रूप ही बांगर है। तो ये बांगर दूर में जो है पहुंचा देती है, ये बांगर हो गई, यहाँ ये भी हो गया बांगर। अर्थात जो है जब पानी का विकराल प्रवाह होता है तो इन साइड में जो जमे हुए मिट्टी को बहा करके दूर स्थानों पे छोड़ देता है, और इन्हीं पे जो है मिट्टी का एक परत चढ़ जाता है जिसको बांगर कहते हैं। तो यहाँ पे भी बांगर हो गया, यहाँ पे भी बांगर हो गया, ठीक है। और अंत में क्या होता है, यह जो है समझ लो यहाँ पे जो है समुद्र है, ये समुद्र इलाका है। अंत में जो है जब समुद्र में प्रवेश करने को होता है, विसर्जन के दौरान इसका प्रवाह जो है एकदम कम हो जाता है, ठीक है, प्रवाह एकदम कम हो जाता है। तो जब कम होता है तो यहाँ पे अपने साथ जो मिट्टी और धूल के कण जो है साथ में ले जाकर के यहाँ पे प्रवाह कम होता है, तो यहाँ पे उसका मिट्टी कण का जो है रुक जाता है और केवल पानी अर्थात जल ही जो है समुद्र में प्रवाहित हो जाता है। तो ये वाला इलाका बन जाता है डेल्टा, ठीक है, ये वाला इलाका क्या है, डेल्टा। तो आपको क्रम याद रखना है, सबसे पहले पानी का प्रवाह हुआ तो भांवर प्रदेश बना। यहाँ पे भांवर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से पानी बह करके आ रही है तल में और बड़े बड़े पत्थर में कड़ों को यहाँ पे छोड़ देती है, तो भांवर प्रदेश बन गया। वही जल जो है नीचे आकर के क्या हो जाता है, एक केंद्रित हो जाता है एक स्थान विशेष पे, जहाँ पे जगह दलदली हो जाता है, ठीक है, उस जगह को तराई कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तराई पड़ गया। और यही केंद्रित जल जो है ढाल के अनुरूप जो है नीचे की ओर बहना प्रारंभ करती है, ठीक है, नदियों के द्वारा समझ लो यहाँ पे। तो साइड साइड में क्या कर देती है, एक परत चढ़ा देती है जिसको कहते हैं खादर। और कभी कभी जो जल जो है विकराल रूप ले लेता है, और विकराल रूप लेने के बाद जो है यही जो मिट्टी को बाहर दूर तक जो है छोड़ देता है जिसको कहते हैं बांगर, है ना। और इन्हीं बांगर और खादर को क्या कहते हैं, एक प्रकार का क्या है, यह जो जल द्वारा उड़ाया गया मिट्टी है, क्या है, जल द्वारा उड़ाया गया मिट्टी है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जल प्लस उड़ाना, जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं। तो दोनों ही जो है जलोढ़ मिट्टी है ना, क्योंकि दोनों ही मिट्टी जो है जल द्वारा उड़ाया गया है। तो दोनों ही बांगर और खादर जो है जलोढ़ मिट्टी है। इसके अलावा इनका नाम भी पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे जो है क्या जो विकराल रूप या बाढ़ की स्थिति हर रोज पैदा होती है, नहीं होती, कभी कभार। तो यहाँ पे जो है पानी का प्रवाह निरंतर होता है, अर्थात जो है हर दिन हर रोज यहाँ पे मिट्टी का एक नया परत चढ़ता है। अर्थात ये जो है खादर है, इसको नवीन जलोढ़ बोल सकते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पानी का जल का प्रवाह हर रोज होता है, अर्थात हर रोज जो है एक जल का परत चढ़ता है साइड साइड में, तो इसको नवीन खादर बोल सकते हैं। उसके अलावा बांगर की बात करेंगे तो बांगर जो कभी कभी मतलब कि रेयर केस में ही जो है विकराल रूप लेता है और बाढ़ का रूप लेता है ना। तो यहाँ पे ये पुराना जलोढ़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर रोज जो है मिट्टी का परत नहीं चढ़ता है। जब पानी विकराल रूप लेता है अर्थात जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तभी बांगर मिट्टी का परत चढ़ता है। अर्थात ये नवीन जलोढ़ हो गया और ये पुरानी जलोढ़ हो गया। याद रखना, जल द्वारा उड़ाए गए मिट्टी से दो स्थान का निर्माण होता है, खादर और बांगर। क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन जो है नई मिट्टी का परत चढ़ता है, इसलिए इसको नई जलोढ़ कहते हैं। और यहाँ पे कभी कभी जब बाढ़ की स्थिति होती है तभी एक नया परत चढ़ता है, तो इसको बोलते हैं पुराना खादर, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा को तो आपको याद ही है। अब इनमें विशेषता देख लेते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र कौन सा होगा, सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र कौन सा होगा, जहाँ मिट्टी के नदियों के तीर में जो अवशेष जमे होते हैं अर्थात खादर ही सर्वाधिक उपजाऊ जगह होगा, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ जगह होगा। आप फिर बताना कि सर्वाधिक वनस्पति वाला क्षेत्र कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ बांगर जो है कभी कभार यहाँ पे जो है नवीन मिट्टी चढ़ता है, उपजाऊ तो है, लेकिन यहाँ पे वनस्पति वाला क्षेत्र नहीं होगा। दूसरी बात जो है नदी के किनारे भी आप नहीं देखोगे कि वनस्पति वाला क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। अब भांवर की बात करेंगे, ये वाला पूरा मिट्टी कंकड़ पत्थर वाला इलाका है, कंकड़ पत्थर वाला। तो यहाँ पे क्या वनस्पति होगा, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधा ना, तो यहाँ पे भी नहीं।
डेल्टा वाले इलाके की बात करेंगे तो वहाँ पे भी नहीं होता है, हम जानते हैं। तो कहाँ पे होता है? यहाँ पे भी होता है वैसे, सुंदरीवन हम देखेंगे कहाँ पे, बंगाल के यहाँ पे इस वाले इलाके में। तो देखिए, तो सर्वाधिक वनस्पति वाला कहाँ पे होगा? तराई क्षेत्र में, यही तो बच गया ना हमारा। तो तराई क्षेत्र ही एक ऐसा जहाँ पे सर्वाधिक वनस्पति जो है उगते हैं, और जहाँ पे वनस्पति होगी ज़्यादातर वहाँ पे जीव जंतु भी होंगे। अर्थात तराई वाला क्षेत्र जो है सर्वाधिक वनस्पति वाला क्षेत्र है। कम उपजाऊ की बात करेंगे तो भावर हो जाता है, क्योंकि कंकड़ पत्थर वाला प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ की बात करेंगे तो खादर हो जाएगा, क्योंकि ये नदियों द्वारा हर बार जो है नई मिट्टी का परत चढ़ता है, इसलिए ये वाला इलाका जो है सर्वाधिक उपजाऊ हो जाता है धान वगैरह के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या, नदियों के आधार पे जो है मैदान का निर्माण होता है, और उसी के आधार पे जो है मैदान का वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो आपको वर्गीकरण में भावर प्रदेश याद रखना है, तराई प्रदेश, खादर और बांगर, जिन्हें जलोढ़ भी कहते हैं। खादर को नई जलोढ़ कहते हैं, बांगर को पुरानी जलोढ़ कहते हैं, और अंत में क्या बनता है? डेल्टा क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण किया। अब इन्हीं को आप जो है कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। अब समझ लो यहाँ पे क्या है हमारा, ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी के साइड में जो है कौन से प्रदेश का निर्माण होगा? खादर का निर्माण होगा। सर ये गंगा है ना, गंगा नदी है, तो किनारे में खादर का निर्माण होगा। और यही जो है विशाल, जब बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, यहाँ पे इन्हीं मिट्टी को बहा करके दूर इलाके में पहुँचा देता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? बांगर हो जाएगा, खादर बांगर हो जाएगा। और यही जो है जल जब बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होता है, तो यहाँ पे जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाता है सर्वाधिक। तो जब विसर्जन से पहले इसका जो प्रवाह धीमा हो जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर देता है। सुंदरवन का डेल्टा जो है जानते हो ना, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है और प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे निर्माण कर लेता है। उसके बाद हमारा क्या बच गया? भावर। तो ऊपरी इलाका में देखेंगे जो हिमालय की निचला इलाका जो है हमारा भावर प्रदेश हो जाता है। उसके बाद भावर के नीचे वाला क्षेत्र तराई वाला इलाका हो जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि भावर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा प्रदेश पड़ता है? तराई क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो ऑल ओवर आप अपने सामान्य जीवन पे इसको जो है लागू कर करके पढ़ना, तभी इजिली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा भावर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। एक और होता है, थोड़ा सा उसको सेपरेट समझेंगे, ठीक है। एक रन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। रन क्षेत्र क्या कहते हैं, इन्हीं के साथ आप याद करोगे ना। एक रन क्षेत्र भी होता है। रन क्या है, समझ लो एक एग्जांपल, यहाँ पे 2 टीला है जो जगह है, और यहाँ पे निचली भूमि है, ठीक, दबा हुआ भूमि है। जब यहाँ पे वर्षा होती है, तो वर्षा होने के बाद यहाँ पे जल का भराव हो जाता है, अर्थात झील का निर्माण हो जाता है। इन्हीं क्षेत्रों को रन कहते हैं। सिंपली बात है, 2 क्षेत्रों के मध्य यहाँ पे 2 स्थल है, उसके मध्य एक दबा हुआ भूमि या क्षेत्र है। वहाँ पे जब वर्षा होती है, वर्षा के दिनों में वहाँ पे जल भर आता है, जो झील का निर्माण कर लेता है। इन्हीं क्षेत्रों को हम रन कहते हैं। तो आप इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर इन रन को भी आप ऐड करके पढ़ना, ठीक है। अब देखिए, इनका जो है ना एक स्थान विशेष में नाम भी है। खादर को जो है खादर को पंजाब में बेट कहते हैं। खादर को क्या कहते हैं? पंजाब में बेट कहते हैं। और बांगर को जो है बिहार में, यहाँ पे बिहार है, पंजाब है, ठीक है, बिहार और पंजाब है। तो खादर को पंजाब में बेट कहते हैं, और बांगर को बिहार में भाट कहते हैं। आई बात समझ में? खादर को पंजाब में बेट और बिहार में बांगर को भाट कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखना। अब हम बात करें, देखिए इनका जो है इनको कॉपी पेस्ट तो आपको कर देना है। सेम इसको मैं यहाँ पर से उठा करके यहाँ पे बता दिया हूँ, सिंपली है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आ जाएगा। अब यहाँ पे इनका अलग नाम भी रख दिया है। यहाँ पे जो है गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है विशाल रूप से। तो इस वाले इलाका को गंगा का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा का मैदान कहते हैं। उसके बाद ये वाला इलाका जो है सिंध नदी, यहाँ पे जो है सिंधु नदी ऐसे करके बहती है। अब ये एक द्वीप का निर्माण करती है। कहाँ पे? हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में एक द्वीप का निर्माण करती है। तो ये वाला इलाका क्या कहते हैं? सिंध द्वीप का मैदान। सिंध द्वीप का मैदान। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम याद हुआ। तीसरा नाम, चूंकि इसका विस्तार जो असम तक है, असम तक, और असम में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम के बीचों बीच जो है प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होती है। तो इस वाले इलाका क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये वाला इलाका क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जहाँ पे गंगा नदी का विशेष रूप से प्रवाहित होता है उसको गंगा का मैदान,
सिंधु नदी दोआब का मैदान या फिर हरियाणा और पंजाब का मैदान, और ये वाला इलाका में जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान भी कह सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर की बात करेंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा क्या, उत्तर भारत का विशाल मैदान। थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा लिखने में क्या हो गया है, इधर उधर हो गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा क्या, उत्तर भारत का विशाल मैदान। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे हिमालय और प्रायद्वीपीय प्रदेशों के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।